वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 12 अक्टूबर 2021 और 12 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलीबाग सफेद प्याज का संबंध महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग इसे लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 11 अक्टूबर 2021 को किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता की जयंती मनाई गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में 11 अक्टूबर 2021 को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सीताब दियारा बिहार में हुआ था और उन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है और यहाँ से आपको ध्यान रखना है लोक नायक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता व समाज सेवक थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व कर इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था और ये 1970 के दशक में चला गया था। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये आपको ध्यान रखना 1970 के दशक में ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये क्यों चलाया गया था, तो इंदिरा गांधी को पदच्युत कराने के लिए यानी कि पद से हटाने के लिए ही मतलब चलाया गया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है मरणोपरांत 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखें। हालांकि यहाँ पे मैंने पुनः ये सारी चीजों को एकदम से विस्तार पूर्वक लिख दिया है, आप यहाँ पे तमाम चीजों को देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और उन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है और 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसकी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। तो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने यानी कि पदच्युत कराने के लिए 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अभी मैंने आपको बताया था कि 1970 के दशक में ये चलाया गया था और यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि 9 नवंबर 1942 को वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे और नेपाल में जाकर के आजाद दस्ते का गठन किया था। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था। आपको यहाँ पर यह स्टोरी याद रखना पड़ेगा कि 9 नवंबर 1942 को वे हजारीबाग जेल से फरार हुए थे और आपको यह भी ध्यान रखना कि 17 फीट ऊंची दीवार को फांदकर 5 दोस्तों के साथ फरार हुए थे और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने नेपाल में जाकर के आजाद दस्ते का गठन किया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर ही रखा गया यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर है। और साथ ही साथ हमारा एक और पॉइंट है कि महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण की साहस और देशभक्ति के प्रशंसक थे। तो तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिए जयप्रकाश नारायण से संबंधित, क्योंकि यहाँ से प्री एग्जाम में बहुत बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर इसका नोट भी जरूर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही के घोषणा के अनुसार 2021 का 15वां उदय सिंह स्मृति सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वाराणसी की लेखिका सूर्यबाला को यह दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि वर्ष 1950 से निरंतर प्रकाशित हो रही चर्चित साहित्यिक पत्रिका नई धारा ने 2021 के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये इसी पत्रिका के द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार और 2021 के लिए भी इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 का 15वां उदय सिंह स्मृति सम्मान वाराणसी के प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पुरस्कार स्वरूप उन्हें 1 लाख रुपये समेत सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह आदि भेंट किए जाएंगे। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा इसके अतिरिक्त लेखक विनोद कुमार सिन्हा जो कि सीतामढ़ी के और साथ ही साथ चर्चित लेखिका और भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अंजू रंजन जोहान्सबर्ग और साथ ही साथ चर्चित तेलुगु कवि डॉक्टर याकूब जो कि हैदराबाद के हैं, ये तीनों को वर्ष 2021 के नई धारा
द्वारा रचना सम्मान से नवाजे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यह सम्मान समारोह का आयोजन 1 दिसंबर 2021 को पटना में किया जाएगा। तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना। ये अभी हाल ही में जो 2021 का जो 15वां जो संस्करण है, इसका जो मतलब कि सम्मान दिया जाएगा, उदय सिंह स्मृति सम्मान जी दिया जाएगा वाराणसी की सूर्यबाला, जो कि प्रसिद्ध लेखिका है। ये तमाम चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से दीघा में आयोजित तीसरी राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप में निम्न में से कौन प्रथम स्थान पर रहे हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र कुमार, जो कि पटना के हैं। ये शीर्ष पर रहे, यानी कि प्रथम स्थान पर रहे। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से दीघा में आयोजित तीसरी राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 20 किलोमीटर रेस में पटना के शैलेश कुमार प्रथम स्थान पर रहा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पुरुष वर्ग में 20 किलोमीटर रेस में पटना के शैलेश कुमार प्रथम स्थान पर रहे हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सूरज कुमार पटना के तथा साथ ही विनय कुमार पूर्वी चंपारण। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि 20 किलोमीटर में यहाँ पर मैं पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त जूनियर बालक वर्ग में पटना के रवि राज शुभम प्रथम, पटना के ही ऋषु राज द्वितीय और पटना के ही जोहेब फतह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सब जूनियर बालक वर्ग की 10 किलोमीटर रेस में पटना के सारांश मिश्रा प्रथम, प्रिंस कुमार दूसरा और अक्षत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। यानी कि पटना के जो मतलब कि युवा है, इनका मतलब कह सकते हैं पटना के युवा या फिर जो बालक हैं उनका मतलब प्रदर्शन बेहतर रहा मतलब इस प्रतियोगिता में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि बालिका वर्ग में 15 किलोमीटर रेस में पटना साइकिलिंग एकेडमी की नीलम प्रथम स्थान पर और साथ ही सारण की मंजू कुमारी द्वितीय एवं पूर्वी चंपारण की प्रियदर्शनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो तमाम चीजों को यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा, यहाँ पे का छूट गया है, तो अभ्यास का कौन सा संस्करण भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौथा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच। आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और यह अभ्यास जो ये युद्ध अभ्यास है, ये 7 से 20 अक्टूबर तक 2 सप्ताह तक चलेगा, यानी कि 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये छठा संस्करण है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि इस युद्धाभ्यास का छठा संस्करण रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चवटिया में आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि ये जो युद्धाभ्यास था जिसका नाम है अजय वारियर, जो कि संयुक्त रूप से भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होता है, 2021 में ये कहाँ आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना। ये उत्तराखंड के चवटिया में आयोजित किया गया और ये छठा संस्करण है। और इस अभ्यास का जो पहला संस्करण हुआ था ये वर्ष 2013 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इस अभ्यास के उद्देश्य की चर्चा किया है। तो इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना और साथ ही साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर देना है। ये तमाम चीजों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला पांचवा प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान किया गया है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा चर्चे में है और इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हो रही है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामगंगा पार्क रखने का ऐलान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया था और इसी दौरान उन्होंने इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखने का ऐलान किया है। अब यहाँ पर जो नीचे ये 2 पॉइंट को देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा चर्चे, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बन सकते हैं। तो 1936 में स्थापना के समय इस पार्क का नाम था हेली पार्क, हेली राष्ट्रीय पार्क यानी हेली नेशनल पार्क इसका नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी। और फिर 1947 में इसे रामगंगा राष्ट्रीय पार्क इसका कर दिया गया नाम, यानी कि नाम में परिवर्तन करके 1947 में इसका नाम किया गया रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। और साथ ही साथ यहाँ पर अगले पॉइंट में देख रहे हैं कि वर्ष 1956 में प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी जिम कॉर्बेट के निधन के बाद इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो ये पॉइंट याद रखना है कि जो 1947 में इस पार्क का नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क किया गया था, अब ये पुनः यही नाम रखने का निर्णय अभी किया गया और ये ऐलान भी किया गया। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई है, ये भी ऐलान ही किया गया। जब इसकी घोषणा पूर्ण रूप से आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षल पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम के क्रिकेट खिलाड़ी हर्षल पटेल ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बल्लेबाज।
और यहाँ पर बल्लेबाज नहीं बल्कि यहाँ पर गेंदबाज होना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है अभी हाल ही में इन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए ये मतलब कोई कारनामा किया, आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बार जो आयोजित हो रहा है ये आईपीएल का 14वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं आईपीएल की, तो आईपीएल के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी है उसे देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है ये आप ध्यान रखिए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पूरा नाम होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल भारत में एक T20 क्रिकेट लीग है, जो कि आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच 8 टीमों द्वारा भारत की 8 अलग अलग शहरों या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और जो इस लीग की जो स्थापना हुई थी ये 2008 में हुई थी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान जो चैंपियन है यह मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने अब तक सर्वाधिक 5 बार ये आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। और यह भी मैंने आपको बताया इसमें जो टीमें भाग लेती है कुल मिलाकर 8 टीमें होती है। तमाम चीजों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न इस वर्ष स्तन कैंसर जागरूकता माह कब से कब तक मनाया गया या फिर मनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये अभी हाल ही में मनाया जा रहा है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष स्तन कैंसर जागरूकता माह 1 से लेकर के 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर का जो महीना होता है ये पूरा का पूरा महीना स्तन कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस जागरूकता माह का मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके कारण रोकथाम, निदान, उपचार और इलाज में अनुसंधान के लिए धन जुटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर मैंने स्तन कैंसर के बारे में कुछ पॉइंट को लिखा, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो स्तन कैंसर स्तन कोशिकाओं की अनियंत्रित बढ़ोतरी, यानी कि स्तन में जो कोशिकाएं होती है उसमें अगर अनियंत्रित बढ़ोतरी हो तो यही कैंसर का कारण बनती है। अगला पॉइंट है कि आमतौर पर लोब्यूल्स और दूध नलिकाओं में घुसकर वे स्वस्थ कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। जिस प्रकार से ये कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि होती है कोशिकाओं में, तो वे जो मतलब कि स्वस्थ कोशिकाएं होती है जो कि यहाँ पर दूध नलिकाओं और साथ ही साथ लोब्यूल्स में पाए जाते हैं, तो उस पर आक्रमण करके इसे मतलब करते हैं क्षति पहुंचाता है। तो यही एक कैंसर का कारण बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आगे लिखा गया कि शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं और कभी कभी ये स्तन कैंसर अन्य ऊतकों को भी प्रभावित करता है, जो कि यही सब वजह से कैंसर में मतलब कि स्तन में कैंसर का कारण बनती है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, ये जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा भी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में जो पॉइंट निकलकर सामने आते हैं ये एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया भर में 3.6 यानी कि 3.6 बिलियन लोगों के पास प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने पानी की अपर्याप्त पहुंच थी और यह जनसंख्या 2050 तक 5 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 2018 में दुनिया में 3.6 बिलियन लोगों के पास प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने पानी की अपर्याप्त पहुंच थी। ये मतलब कि 1 महीने का भी पानी पर्याप्त तौर पर नहीं था और ये 2050 में बढ़कर के 5 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। और यहाँ पे अगले पॉइंट में यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह स्थिति और भी खराब होती जा रही है क्योंकि पृथ्वी पर केवल 0.5% ही स्वच्छ, ताजा और पीने योग्य है वर्तमान समय में। ये जो आंकड़ा जारी किया गया, ये जारी किया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो ये बात यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भी हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है और ये संपन्न हुआ है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ है। इसी में यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना कि इस बार यह आयोजन 2 से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि इसी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला पहलवान बनी है। इसकी जानकारी मैंने आपको कल दिया था और मैंने आपको बताया था कि भारत के नाम अब तक 4 मेडल थे जो कि चारों के चारों कांस्य थे, लेकिन अभी हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने भारत के लिए रजत मेडल जीता और जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, और ऐसा मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है। ये तमाम चीजों को यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि इसके अतिरिक्त इसी चैंपियनशिप में भारत की सरिता मौर्य ने कांस्य पदक जीता है। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में इसके अतिरिक्त यानी कि अंशु मलिक के अतिरिक्त अभी हाल ही में सरिता मौर्य ने कांस्य पदक जीता है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि इस बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि इससे पहले 4 भारतीय महिला पहलवानों ने जो कांस्य पदक जीता है ये कौन कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गीता फोगाट ने 2012 में, बबीता फोगाट ने 2012 में, पूजा डांडा ने 2018 में और साथ ही साथ विनेश फोगाट ने 2019 में कांस्य पदक जीता था ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न।
ये प्रश्न हाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत लगभग 3000 गांव के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश में ये अभी हाल में योजना लागू किया गया और यहीं पर 3000 गांव में 1,71,000 लाभार्थियों को ये मतलब कि ई संपत्ति कार्ड वितरित किया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसका उद्देश्य याद रखना है कि इस योजना का उद्देश्य भारत के गाँव में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिका हक देना ही इस योजना का उद्देश्य है। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई और मध्य प्रदेश में भी हाल ही में ई संपत्ति कार्ड वितरित किया गया, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका जो मतलब कि वितरित किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और ये लगभग 3000 गाँव के 1,71,000 लाभार्थियों को ये ई संपत्ति कार्ड वितरित किया गया। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। हाल ही में चर्चे में रहा बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इस आधार पर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ये बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि बथुकम्मा उत्सव मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक पुष्प उत्सव है और ये प्रत्येक वर्ष यह त्योहार सातवाहन कैलेंडर के अनुसार 9 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखें, ये एक प्रकार का पुष्प उत्सव है जो कि प्रत्येक वर्ष ये सातवाहन कैलेंडर के अनुसार 9 दिनों तक मनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि यह वहाँ की स्थानीय महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। अगर हम बात करें तेलुगु भाषा में बुथकम्मा का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तेलुगु भाषा में बुथकम्मा का, ये होता है देवी माँ जिंदा है। आपको ध्यान रखना, बुथकम्मा का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है देवी माँ जिंदा है और यह त्योहार स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। ये तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। प्रमुख त्योहार जो होते हैं इस तरह के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते होंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 1919 में किया गया था और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ये तमाम चीजों को यहाँ से याद रखिए। हालांकि जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये पहली बार 1919 में मनाया गया था। ये तमाम चीजों को यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम मित्र योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कल कंप्लीट जानकारी दिया था। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर जो मेंबरशिप वाला प्लान है आप उसे लेकर के आप वहाँ पर हमारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले हमारा पेड ग्रुप में आता था वो सारा का सारा अब हमारा ऐप पर ट्रांसफर हो चुका, तो वहाँ पर आप जाकर के ऑनलाइन मतलब टेस्ट में भाग ले सकते हैं और जो हमारे स्टडी मटेरियल PDF वगैरह है उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने इच्छुक हैं तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर इसका मेंबरशिप लेके इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।